आप CSIR नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें। आप घर बैठे बैठे CSIR नेट IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़े या QR कोड स्कैन करिए। डिफरेंशियल इक्वेशन में सेकंड टॉपिक फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, तो जब हमने एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी फंक्शन किया तो आर्बिट्रेरी फंक्शंस एलिमिनेट करने के बाद में मुझे किस टाइप की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिली? कॉची लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर मैं एलिमिनेट कर रहा हूं आर्बिट्रेरी फंक्शन एफ u, v इक्वल टू 0 या u इक्वल टू एफ ऑफ v और v इक्वल टू एफ ऑफ u, मैं आर्बिट्रेरी फंक्शंस एलिमिनेट करने के बाद में मुझे कुछ इस टाइप की फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिल रही है या नहीं मिल रही? फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन PP प्लस QQ इक्वल टू R। अब मुझे इस टाइप जब एक आर्बिट्रेरी फंक्शंस को एलिमिनेट कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑर्डर कॉची लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिली। अब मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करता हूं ना तो मुझे क्या मिलेगा? कुछ इस फॉर्मेट में सॉल्यूशन मिलेगा। और इस फॉर्मेट जब हम फर्स्ट ऑर्डर कॉची लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो मुझे सॉल्यूशन जो मिलेगा वो इसी ऑर्डर में मिलना चाहिए। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, लैग्रांज क्या सोच रहा इस फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, तो हेडिंग डालो सॉल्यूशन ऑफ कॉची लीनियर फर्स्ट ऑर्डर कॉची लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। लेट इक्वल टू R इक्वेशन 1 लेट PP प्लस QQ इक्वल टू R बी इक्वेशन 1 बी कॉची लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम लेट कर रहे हैं लेट कि ये हमें गिवन है z इक्वल टू जेड एक्स y विद द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 विद द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। अगर z इक्वल टू जेड एक्स y विद द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 है तो इसे सेटिस्फाई करेगा नहीं करेगा? सेटिस्फाई करेगा। तो यहां पे कुछ इस टाइप का हम लिख सकते हैं P इंटू जेड एक्स प्लस Q इंटू जेड वाई इक्वल टू R लिख सकता हूं। अगर मैं इसको इधर शिफ्ट कर लेता हूं टर्म्स को R को, तो P इंटू जेड एक्स प्लस Q इंटू जेड वाई माइनस R इक्वल टू 0 माइनस R इक्वल टू 0। मैं इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं P Q R इंटू जेड एक्स जेड वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। इस फॉर्म में लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? ये एक वेक्टर और ये दूसरा वेक्टर, वेक्टर नोटेशन में कन्वर्ट कर दिया तो इसे मैं लिख सकता हूं P Q R डॉट P स्मॉल p Q और माइनस 1 इक्वल टू 0। ये क्या मेरे पास जो हमने पहली ही क्लास डिस्कस की थी सरफेस एंड नॉर्मल, तो ये क्या मिल रहा था मुझे? नॉर्मल। अब नॉर्मल हमने डिफाइन किया तो ग्रेडियंट एफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? नॉर्मल को। जब ग्रेडियंट एफ हमने डिस्कशन किया था तो हमने कुछ ऐसा डिस्कशन किया था ग्रेडियंट ऑफ एफ डॉट डी आर इक्वल टू 0। ग्रेडियंट एफ मेरे पास क्या था? नॉर्मल। और डी आर क्या है मेरे पास? टेंजेंट वेक्टर। अगर ये नॉर्मल वेक्टर है तो ये मेरे पास कैसा मिलना चाहिए? टेंजेंट वेक्टर। अब तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये मेरे पास नॉर्मल वेक्टर है
तो पी क्यू आर किसको रिप्रेजेंट करेगा? टेंजेंट वेक्टर को। यही तो मीनिंग हुआ या नहीं हुआ? अगर ये नॉर्मल वेक्टर है तो ये क्या किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? टेंजेंट वेक्टर को। अगर ये टेंजेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा तो यहां से बताओ, या फिर मैं ऐसा लिख सकता हूं वेक्टर पी क्यू -1 परपेंडिकुलर टू द सरफेस इन इक्वेशन 1। वेक्टर पी क्यू -1 परपेंडिकुलर टू द सरफेस इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 शुड, सॉरी यहां से लिखो देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 should satisfy the condition या इक्वेशन 3। इस इक्वेशन को क्या मान लो? 3। अगर ये इसका सॉल्यूशन है ना z(x, y), तो ये इस कंडीशन को जरूर सेटिस्फाई करे। अगर ये इसका सॉल्यूशन है तो इसको क्या, किसको सेटिस्फाई करेगा? इस कंडीशन को। अगर ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो पी क्यू आर, नेक्स्ट लाइन से लिखो, पी क्यू आर इज क्या? सॉरी इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 1, यहां पे इक्वेशन 1 ही आएगा। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3। तुम सारे लोग इतनी जल्दी डराने क्यों लगते हो? और सिर्फ तुम सारे लोग एक साथ होकर बोलते हो तो समझ नहीं आता बोल क्या रहे हो, कि मैंने गलती कहां की है फिर मुझे अपनी गलती नहीं मिलती। चलो ठीक है, लिखो पी क्यू आर, द वेक्टर पी क्यू आर इज टेंजेंट एट every point of the surface, at every point of the surface these kind of surfaces are called integral सरफेस। नहीं, अभी एग्जिस्टेंस की बात, इस जब कॉची लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहे हैं, कॉची लीनियर पार्शियल हाँ ऑलवेज एग्जिस्ट होगा। हाँ, अभी तो हम मान रहे हैं ना कि अगर मान रहे हैं तो वो इस कंडीशन को अगर सेटिस्फाई करेगा, अगर इक्वेशन 3 को सेटिस्फाई करेगा तो हम सॉल्यूशन बोल रहे हैं। सॉल्यूशन बोलने वही तो लिखा, अगर वेक्टर पी क्यू आर टू द सरफेस इन इक्वेशन 1, देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 शुड सेटिस्फाई द कंडीशन 3। अगर ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो इसके पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, और सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर गया तो ये क्या मिलेगा? टेंजेंट वेक्टर। और कुछ ऐसा ही तो मिल रहा, अगर कोई सरफेस है, सरफेस में कोई भी एक पॉइंट फिक्स कर लेता हूं, इस पे नॉर्मल मुझे मिला पी क्यू -1, तो इस पॉइंट का टेंजेंट वेक्टर तो यही मिला ना, पी क्यू आर। इस सरफेस का जो भी टेंजेंट वेक्टर मिल रहा है वो मुझे ये मिला पी क्यू आर। अब तुमने पढ़ा था सभी लोगों ने, मतलब मैंने ये जब कर दूं ना यहां से, अगर तुम्हें किसी भी सरफेस को डिफाइन करने के लिए उसके पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन लिखी थी, किसी भी सरफेस को डिफाइन करने के लिए पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन लिखी थी या नहीं? Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now.
तो मैं इस सरफेस को पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट कर रहा हूं। क्यों? लिखो टू फाइंड इंटीग्रल सरफेस वी फाइंड, क्या बोल रहे हो? अभी लिखे देता हूं फिर बता रहा हूं। टू फाइंड इंटीग्रल सरफेस वी फाइंड इंटीग्रल कर्व और कैरेक्टरिस्टिक कर्व। यानी कि फाइंड तो हम इंटीग्रल सरफेस फाइंड आउट कर रहे हैं, लेकिन हम उन्हें बोल क्या रहे हैं? अगर हम इंटीग्रल कर्व या कैरेक्टरिस्टिक कर्व फाइंड आउट कर लेते हैं तो उन्हीं को क्या बोल रहे हैं? इंटीग्रल सरफेस। अब ये बताओ, पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन किसी भी कर्व की ये लिख लेते हैं हम, x इक्वल टू f1t, y इक्वल टू f2t और z इक्वल टू f3t। x इक्वल टू f1t, y इक्वल टू f2t और z इक्वल टू f3t। अगर इसका टेंजेंट वेक्टर लिखोगे तो क्या लिखोगे? टेंजेंट वेक्टर तो यही मिलेगा, dx अपॉन dt, dy अपॉन dt और dz अपॉन dt। अगर ये भी टेंजेंट वेक्टर है इसी सरफेस का, तो हमारे पास टेंजेंट वेक्टर क्या था? पी क्यू आर। तो मेरे पास टेंजेंट वेक्टर पी क्यू आर ये दोनों कैसे होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए या प्रोपोर्शनल होनी चाहिए किसी कांस्टेंट के, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर मैं कांस्टेंट मल्टीपल भी मान लेता हूं तो उससे क्यों इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि अगर ये इक्वल है तो डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू क्या मिलेगा? पी। डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू क्यू और डी जेड अपॉन डी टी इक्वल टू क्या मिलेगा? आर। तो यहां से मैं लिख सकता हूं डी एक्स अपॉन पी इक्वल होगा डी वाई अपॉन क्यू इक्वल होगा डी जेड अपॉन आर के। और यही इसी को हम क्या बोलते हैं? लैग्रांजे एक्सिलरी इक्वेशन। इसी को हम क्या बोलेंगे? लैग्रांजे एक्सिलरी इक्वेशन। इससे मिलने वाले जो कर्व होंगे, यानी कि वेरिएबल कर्व, जो भी कैरेक्टरिस्टिक कर्व होंगे, उसी को हम क्या बोलते हैं? कैरेक्टरिस्टिक कर्व या इंटीग्रल कर्व। और उनसे बनने वाला जो सरफेस होगा, जिसे हम लिखते हैं फाई u, v इक्वल टू 0, इसको क्या बोलते हैं? इंटीग्रल सरफेस या इंटीग्रल कर्व। नाम है डिफरेंट, दोनों ही बोल रहा हूं। इंटीग्रल सरफेस अगर हम नॉर्मल सॉल्व कर रहे हैं तो इंटीग्रल सरफेस बोल रहे हैं, लेकिन हम फाइंड आउट क्या कर रहे हैं? बाद में फाइंड आउट कर रहे हैं, लेकिन पहले क्या लिखा कि टू फाइंड इंटीग्रल सरफेस वी फाइंड इंटीग्रल कर्व। यानी कि जब इंटीग्रल कर्व फाइंड आउट करेंगे तो उससे जो बनने वाला सॉल्यूशन होगा फाई u, v, उसको इंटीग्रल सरफेस बोल रहे हैं। हाँ, फैमिली होगी। अब मेरे पास सॉल्यूशन के लिए क्या कौन सी इक्वेशन आई? लैग्रांजे एक्सिलरी इक्वेशन। अब यहां से हेडिंग लिखो, जनरल सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। जनरल सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। लेट मेरे पास क्या गिवन है? Let P plus Q equal to R be given Cauchy linear partial differential equation, then general solution of one is given by phi u, v equal to 0 और u equal to phi of v और v इक्वल टू फाई ऑफ u। कुछ इसी फॉर्मेट में तो इसका सॉल्यूशन मिलेगा। जो हम सॉल्यूशन एक्सप्रेस करेंगे
तो इसी फॉर्म में सॉल्यूशन को लिखेंगे फाई u, v इक्वल टू 0, u इक्वल टू फाई ऑफ v और v इक्वल टू फाई ऑफ u, वेयर फाई इज एन आर्बिट्ररी फंक्शन and u equal to c1 and v equal to c2. u equal to c1 and v equal to c2 are the solution of Lagrange auxiliary equation. Lagrange auxiliary equation which is dx upon p, dy upon q और dz upon r, which is dx upon p, dy upon q, dz upon r, और u and v are independent variable and at least one of u and v contain z. At least one of u and v contain z. हाँ, और ये भी कंडीशन होनी चाहिए u and v are independent variable and at least one of u and v contain z. ठीक है, क्या बोल रहे हो? ऊपर लिखूंगा, अब बाद में याद है. अब देखो, मैंने फर्स्ट ऑर्डर कॉची लीनियर इक्वेशन है उसको सॉल्व कर रहा हूं, तो सॉल्यूशन तो यही फॉर्मेट दे रहे हैं या नहीं दे रहे, जिसमें हमने आर्बिट्रेरी फंक्शंस को एलिमिनेट किया और एलिमिनेट करने के बाद में फर्स्ट ऑर्डर कॉची लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन डिफाइन किया. यही तो कर रहे हैं. अब यहाँ पे रिवर्स सोच रहे हैं कि हम इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद में जो सॉल्यूशन मिलेगा इस फॉर्मेट में मिलेगा. तो देखो ध्यान रखना, एग्जाम के क्वेश्चंस अभी इंटीग्रल सरफेस से जो सेकंड इसी की सॉल्यूशन होता, यूनिक सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन, उन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए पहले इसके 4 केसेस डिफाइन कर रहा हूं. जैसे बोला था ना क्लास में कि क्या नाम है, लैग्रांजे मेथड सॉल्व करेंगे तो उसके पर्टिकुलर 4 केसेस है, 4 फॉर्म है. तो उन्हीं 4 फॉर्म से रिलेट करोगे जब भी एग्जाम का क्वेश्चन आएगा. तो उसमें लिखो टाइप फर्स्ट वेरिएबल, मैंने बताया कि इसका जो सॉल्यूशन होगा इस फॉर्मेट में होगा और जो u और v होंगे वो दोनों इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होंगे. ऐसा नहीं होगा कि एक दूसरे का कांस्टेंट मल्टीपल मिल जाए या कुछ भी हो जाए, ऐसा कभी नहीं होगा. दोनों के दोनों सरफेस इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे और दोनों में से एटलीस्ट वन या तो u या v कंटेन किसको करेगा, z को. उसका सॉल्यूशन का फॉर्मेट दे रहा हूं ये, और जो फाइंड आउट कर रहे हैं u और v किससे फाइंड आउट कर रहे हैं, लैग्रांजे ऑक्सिलरी इक्वेशन से. अभी क्वेश्चन करता हूं तो समझ आ जाएगी. टाइप फर्स्ट में लिखो लेट q इक्वल टू r बी गिविंग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन and dx upon p, dy upon q और dz upon r be Lagrange auxiliary equation. Hope you are liking these learning videos. Want to study with Dubey Sir Live? Join our offline online batches for CSIR NET Maths and JAM.
Visit our website or click on the link highlighted to know more. Take two different pair of fraction. Take two different pair of fraction in equation 1. In equation 1, we get u x y z equal to c1, u x y z equal to c1 and v x y z equal to c2. u x y z equal to c1 और v x y z equal to c2. क्वेश्चन लिखो, yzp प्लस zx3 इक्वल टू xy. yzp प्लस zx3 इक्वल टू xy. ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर कॉची लीनियर प्रॉब्लम है. तो यहां से जब इसे सॉल्व करोगे तो सबसे पहले क्या लिखोगे? लैग्रांज एक्चुअल इक्वेशन लिख सकते हो. इस फॉर्मेट में तो कन्वर्ट कर सकते हो या नहीं कर सकते? अगर यहां पे कन्वर्ट करोगे तो dx अपॉन yz इक्वल टू dy अपॉन zx और dz अपॉन xy. dx अपॉन yz, dy अपॉन zx और dz अपॉन xy. अब मैं यहां पे क्या लिखा हुआ? टेक टू डिफरेंट पेयर ऑफ फ्रैक्शन. कोई भी दो डिफरेंट पेयर ऑफ फ्रैक्शन कंसीडर करो, कोई भी. अगर मैं सपोज करो फर्स्ट टू फ्रैक्शन कंसीडर करता हूं, तो यहां से क्या मिलेगा? dx अपॉन yz इक्वल टू dy अपॉन zx. z से z कैंसिल. यहां से क्या मिलेगा? dx इक्वल टू y dy. अगर इसको इंटीग्रेट करोगे तो x स्क्वायर बाई टू इक्वल टू y स्क्वायर बाई टू प्लस c1. और इसे मैं लिख सकता हूं x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू c1. और इस फंक्शन को क्या मान रहा हूं? u मान सकता हूं. अगर मैं लास्ट टू फ्रैक्शन कंसीडर करता हूं तो यहां से क्या मिलेगा? dy अपॉन zx इक्वल टू dz अपॉन xy. dy अपॉन zx इक्वल टू dz अपॉन xy. x से x कैंसिल. तो यहां से क्या मिलेगा? dy अपॉन z इक्वल टू dz अपॉन y की मल्टीप्लीकेशन करोगे तो y dy इक्वल टू z dz. यहां से सॉल्व करोगे तो y स्क्वायर बाई टू इक्वल टू z स्क्वायर बाई टू इक्वल टू c2. तो यहां से सॉल्यूशन मिलेगा y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर इक्वल टू c2. इस सॉल्यूशन को हम क्या मान रहे हैं? v. अब ऐसा भी तो कर सकता हूं मैं, फर्स्ट और लास्ट फ्रैक्शन को कंसीडर कर लें. ऐसा भी तो कर सकते हो. अगर फर्स्ट और लास्ट फ्रैक्शन को कंसीडर करोगे तो dx अपॉन yz इक्वल टू dz अपॉन xy. y से y कैंसिल. तो यहां से क्या बचेगा? x dx इक्वल टू z dz. सॉल्व करोगे तो x स्क्वायर माइनस z स्क्वायर इक्वल टू c3. ये भी तो सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा? अब यहां से अगर सॉल्यूशन लिखोगे तो सॉल्यूशन किस फॉर्मेट में लिखोगे? सॉल्यूशन लिखोगे फाई u v तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू 0. ये मेरे पास सॉल्यूशन है. सेकंड फाई मैं इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाता हूं तो क्या मिलेगा? वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू 0. थर्ड ये भी तो कॉम्बिनेशन मिलेगा फर्स्ट और लास्ट. मैं फर्स्ट और लास्ट का कॉम्बिनेशन देता हूं तो यहां से क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कोमा एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू 0. अब ये आंसर का फॉर्मेट तो कोई भी हो सकता है ना इस टाइप से. एग्जाम में आंसर का फॉर्मेट तो कोई भी हो सकता है, लेकिन तुम्हें डिपेंड क्वेश्चन को किसके अकॉर्डिंग सॉल्व करोगे? ऑप्शन के अकॉर्डिंग सॉल्व करोगे. जिस फॉर्मेट में सॉल्यूशन गिवन है उस फॉर्मेट में सॉल्यूशन फाइंड आउट करोगे. समझ आया नहीं यार? क्या सॉल्यूशन यूनिक कब नहीं मिलता?
हाँ बिल्कुल हो सकते हैं। अब एक बात बताओ, सरफेस है, सरफेस का सॉल्यूशन तुम बता सकते हो कि टेंजेंट कब कब यूनिक मिलेगी और कब कब नहीं। हमने जैसे जैसे पॉइंट चेंज करोगे, नॉर्मल वेक्टर तो फिक्स हो गया, नॉर्मल वेक्टर तो PQ-1 मिल गया, टेंजेंट वेक्टर तो एवरी पॉइंट के लिए चेंज होगा नहीं होगा, एवरी पॉइंट के लिए चेंज होगा। जैसे जैसे टेंजेंट चेंज होता चला जाएगा ऐसे सरफेस चेंज होता चला जाएगा। क्या बोल रहे हो? अभी मैंने कोई डिस्कशन तो किया नहीं कि इनफाइनाइट नो सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन। अभी किसकी बात कर रहा हूं कि फर्स्ट ऑर्डर सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं। अभी वेट करोगे तो उनका जब ये टॉपिक खत्म हो जाएगा तो हम सेकंड टॉपिक ये डिस्कस करेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन। तो सेकंड क्वेश्चन लिखो, सेकंड क्वेश्चन लिखो, XP प्लस YQ इक्वल टू Z, XP प्लस YQ इक्वल टू Z। सेम क्वेश्चन है या नहीं? सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा? लैग्रांज एक्चुअल इक्वेशन dx अपॉन एक्स इक्वल टू dy अपॉन वाई इक्वल टू dz अपॉन z। अगर मैं फर्स्ट टू फ्रैक्शन कंसीडर करोगे तो यहां से क्या मिलेगा? log x इक्वल टू log y प्लस log c1। तो x अपॉन वाई इक्वल टू c1 आएगा। फर्स्ट सॉल्यूशन आ गया। अगर मैं फर्स्ट मतलब सेकंड और थर्ड फ्रैक्शन को कंसीडर करोगे तो यहां से सॉल्यूशन क्या मिलेगा? log ऑफ y इक्वल टू log ऑफ z प्लस log ऑफ c1। तो यहां से सॉल्यूशन मिलेगा y अपॉन z इक्वल टू c2। तो एक सेकंड सॉल्यूशन ये भी आएगा। अब फर्स्ट और थर्ड को कंसीडर करोगे तो वहां से क्या आ जाएगा? x अपॉन z इक्वल टू c3। तो सॉल्यूशन का फॉर्मेट क्या आ जाएगा? x अपॉन वाई, y अपॉन z इक्वल टू 0, फाइव y अपॉन z x अपॉन z इक्वल टू 0 और 5 x अपॉन y और x अपॉन z इक्वल टू 0। क्वेश्चन समझ आया नहीं है? थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ। वाई स्क्वायर पी माइनस एक्स वाई क्यू इक्वल टू एक्स जेड माइनस 2y। वाई स्क्वायर पी माइनस एक्स वाई क्यू इक्वल टू एक्स जेड माइनस 2y। ये रब कर दूं?
नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें। आप घर बैठे बैठे CSIR नेट IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़े या QR कोड स्कैन करिए। सॉल्व हुआ नहीं हुआ? देखो फर्स्ट सॉल्यूशन तो सभी से सॉल्व हुआ। यहाँ पे dx अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू dy अपॉन माइनस एक्स वाई इक्वल टू dz अपॉन एक्स जेड माइनस 2y जेड माइनस 2y। अगर मैं फर्स्ट टू फ्रैक्शन कंसीडर करता हूं तो y से y कैंसिल, y से y कैंसिल, तो यहां से क्या बचेगा dx अपॉन वाई इक्वल टू dy अपॉन माइनस एक्स, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी। मेरे पास फर्स्ट सॉल्यूशन u आ गया, u इक्वल टू। अब सेकंड सॉल्यूशन फाइंड आउट करना, तो अगर मैं लास्ट टू फ्रैक्शन कंसीडर करता हूं, लास्ट टू फ्रैक्शन कंसीडर करोगे तो एक्स एक्स कैंसिल, एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। यहां से क्या यहां पे क्या बचेगा माइनस वाई अपॉन माइनस डी वाई अपॉन वाई इक्वल टू डी जेड अपॉन एक्स जेड माइनस, ठीक है, जेड माइनस 2y ये बचेगा। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो यहां पे माइनस की मल्टीप्लिकेशन यहां पे कर लेता हूं, तो यहां पे जेड माइनस डी वाई माइनस 2y डी वाई इक्वल टू माइनस वाई डी जेड। अब इस टर्म को इधर शिफ्ट कर दो, इस टर्म को सेपरेट कर दो, तो यहां पे क्या बनेगा जेड डी वाई प्लस वाई डी जेड इक्वल टू 2y इंटू डी वाई। ये क्या है डी वाई जेड, यानी कि इसे मैं लिख सकता हूं डी वाई जेड इक्वल टू 2y इंटू डी वाई। इंटीग्रेशन करोगे तो वाई जेड माइनस वाई जेड इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस C2, यानी कि वाई जेड माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू C2। देखो अभी तो तुम्हें यहां पे प्रॉब्लम आई, एग्जाम में बेसिकली बस जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे इस स्टेप में प्रॉब्लम आएगी, जो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है ना वो भी सॉल्व नहीं होने की। अभी हम क्वेश्चन भी करेंगे बाद में, तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के जितने भी मेथड है कि होमोजीनियस, वेरिएबल सेपरेबल, एग्जैक्ट, लीनियर इन एक्स, लीनियर इन वाई, तो वो सारे याद होने चाहिए, क्योंकि हम जो लैग्रांज मेथड अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में ही कन्वर्ट होगा। और फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के मेथड याद नहीं है तो क्वेश्चन कभी सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। और एक और बात, मैं जितनी भी बुक्स हैं, मतलब जितनी भी बुक्स से क्वेश्चन से रिलेट होंगे, या तो मैं क्वेश्चंस को बोर्ड पर करवा दूंगा या फिर उनके एग्जाम्पल तो मैं बोर्ड पर लिख दूंगा घर के लिए, ठीक है। जितनी भी डिफरेंट डिफरेंट बुक्स हैं तो उन्हीं क्वेश्चनों को प्रैक्टिस कर लेना, अगर एग्जाम में रिलेट होगा तो उन्हीं से रिलेट होगा। अब सेकंड टाइप हेडिंग डालो, टाइप सेकंड, बाय टेकिंग टू फ्रैक्शन, टाइप सेकंड में लिखो बाय टेकिंग टू फ्रैक्शन वी गेट u x y z इक्वल टू C1। हाँ, फ्रैक्शन वी गेट u x y z इक्वल टू C1, यानी कि हमने फर्स्ट सॉल्यूशन फाइंड आउट किया, देन अदर v x y z इक्वल टू C2 इज ऑब्टेन्ड बाय, देन अदर v x y z इक्वल टू C2 इज ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन। यूजिंग ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन, यानी कि हम क्या कर रहे हैं कि हम फर्स्ट सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं और फर्स्ट सॉल्यूशन का यूज करके फिर कौन सा सेकंड सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहां से एग्जांपल लिखो p माइनस क्यू इक्वल टू लॉग x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, p माइनस क्यू इक्वल टू लॉग x प्लस वाई, ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्या लिखोगे, लैग्रांज एक्चुअल इक्वेशन, लैग्रांज एक्चुअल इक्वेशन dx अपॉन 1 dy अपॉन माइनस 1 और dz अपॉन लॉग x प्लस वाई, लॉग x प्लस वाई। अगर मैं फर्स्ट टू फ्रैक्शन कंसीडर करता हूं तो मुझे एक सॉल्यूशन मिलेगा u, यहां से क्या मिलेगा x
प्लस वाई इक्वल टू C1 और इस सॉल्यूशन को क्या मान रहे हैं हम u इक्वल टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू C1। अब मुझे सेकंड सॉल्यूशन फाइंड आउट करना। अब खुद सोचो थोड़ी देर के लिए, अगर मैं फर्स्ट और लास्ट को कंसीडर करता हूं तो क्या टर्म्स वेरिएबल सेपरेबल कर पाओगे? सेकंड और लास्ट को कंसीडर करते हो तो तब कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। तो इसलिए इस फंक्शन को क्या बना लेते हैं? कांस्टेंट बना लेते हैं। अगर मैं x प्लस वाई की वैल्यू C1 पुट कर देता हूं तो यहां से फ्रैक्शन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? dz अपॉन log ऑफ C1, log ऑफ C1। अब यहां से तुम्हारे पास दो चॉइस हैं, फर्स्ट और लास्ट और सेकंड और लास्ट। अब किसी भी केस में सॉल्यूशन मिल सकता है या नहीं मिल सकता? अब ऐसे तुम यहां पे सॉल्व करोगे तो पहले हम फर्स्ट और लास्ट के अकॉर्डिंग सॉल्व कर रहे हैं, dx अपॉन 1 और dz अपॉन log C1। अगर ये सॉल्व करोगे तो यहां से क्या मिलेगा? x इंटू log C1, x इंटू log C1 इक्वल टू z प्लस C2, यानी कि x log x प्लस वाई माइनस z इक्वल टू C2। ये सॉल्यूशन आएगा नहीं आएगा? यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं सेकंड और लास्ट फ्रैक्शन कंसीडर करता हूं, सेकंड और लास्ट। अगर लास्ट कंसीडर करोगे तो यहां से क्या मिलेगा? dy इक्वल टू dz अपॉन log C1। तो यहां से सॉल्व करोगे तो माइनस वाई log C1 इक्वल टू z प्लस C3, या फिर z प्लस वाई log x प्लस वाई इक्वल टू C3। ये सॉल्यूशन आएगा नहीं है? अब किसी भी फॉर्म में तुम आंसर लिख सकते हो, u और v, u और v। ये मेरे पास u है और ये मेरे पास v और ये भी मेरे पास क्या है? v। किसी का भी कॉम्बिनेशन लिख सकते हो। अब देखो यहां पे मैंने इस कॉम्बिनेशन और इस कॉम्बिनेशन में सॉल्यूशन लिखा या नहीं लिखा? इस कॉम्बिनेशन और इस कॉम्बिनेशन में भी लिख सकते हैं। एग्जाम में तुम्हारा ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो फर्स्ट और लास्ट फ्रैक्शन सॉल्व करवा रहे हैं या सेकंड और लास्ट फ्रैक्शन सॉल्व करवा रहे हैं। ठीक है, तो वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चेक करोगे कि x और z वेरिएबल है या y और z वेरिएबल। एक दो क्वेश्चन पूछे गए, एक नेट में पूछा गया और एक गेट में पूछा गया। मैं दोनों क्वेश्चन लिख रहा हूं बोर्ड पे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन लिखो, ये नोट किया? The integral curve of the equation p plus 2q equal to 5z plus cos hyperbolic 2x minus y। p plus 2q equal to 5z plus cos hyperbolic 2x minus y are given by the intersection of the surface। First option 2x minus y इक्वल टू C1, 2x minus y इक्वल टू C1 और 5z प्लस cos हाइपरबोलिक 2x minus y इंटू e की पावर 5z इक्वल टू C2। नहीं, फर्स्ट ऑप्शन ही है। सेकेंड ऑप्शन x माइनस 2y इक्वल टू C1 और 5z प्लस कॉस हाइपरबोलिक x माइनस 2y e की पावर
Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now. 5z equal to C2. Third option, 2x minus y equal to C1. 5z plus cos hyperbolic 2x minus y e की पावर, सॉरी यहां पे z था ना, यहां पे x है, x क्योंकि z यहां पे आ गया, यहां पे लिखो माइनस एक्स इक्वल टू C2. और फोर्थ ऑप्शन x माइनस 2y इक्वल टू C1 और 5z प्लस cos हाइपरबोलिक x माइनस 2y e की पावर माइनस एक्स इक्वल टू C2. सॉल्व हो गया? सिंगल ही करेक्ट होगा, चलो दोनों ही चेक कर लो, मल्टी करेक्ट है सिंगल करेक्ट है, आप दोनों ही चेक कर लो, कुछ भी गिवन नहीं है. देखो अगर लैग्रांज एक्चुअल इक्वेशन लिखोगे तो dx अपॉन 1 इक्वल टू dy अपॉन 2 इक्वल टू dz अपॉन यहाँ पे क्या आएगा 5z प्लस कॉस हाइपरबोलिक 2x माइनस वाई 2x माइनस वाई. अगर मैं फर्स्ट टू फ्रैक्शन सॉल्व भी करता हूं तो यहां से क्या मिलेगा 2x माइनस वाई इक्वल टू C1. तो मेरे पास u आ गया, नहीं आ गया? अगर मेरे पास u आ गया u इक्वल टू 2x माइनस वाई इक्वल टू C1, तो एटलीस्ट अगर ऑप्शन हुआ या तो फर्स्ट होगा या थर्ड होगा, तो सेकंड और फोर्थ ऑप्शन तो डिस्कार्ड कर दोगे तुरंत. एक सॉल्यूशन मिलने के बाद ही बोल सकते हो कि या तो फर्स्ट सॉल्यूशन होगा या थर्ड. अब यहां से 2x माइनस वाई इक्वल टू C1, तो अगर मैं इस फ्रैक्शन को किसी भी फ्रैक्शन के साथ कंसीडर करता हूं तो क्या सॉल्व कर पाता हूं? सॉल्व तो नहीं कर सकता ना. तो फर्स्ट सॉल्यूशन का यूज कर सकते हो. फर्स्ट सॉल्यूशन का यूज करोगे तो ये फंक्शन क्या हो जाएगी कांस्टेंट, यानी कि dz अपॉन 5z प्लस कॉस हाइपरबोलिक C1. कॉस हाइपरबोलिक C1. अगर अब देखो यहां पे भी यही तो बोल रहा था कि सारे ऑप्शन में किसकी टर्म गिवन है? x की. इस टर्म के साथ मल्टीप्लिकेशन किसकी है? x की. तो हमें फर्स्ट और लास्ट फ्रैक्शन सॉल्व करना. ऑप्शन में गिवन है ना फर्स्ट और लास्ट, तो अगर फर्स्ट और लास्ट फ्रैक्शन सॉल्व करोगे तो dx अपॉन 1 इक्वल टू dz अपॉन 5z प्लस कॉस हाइपरबोलिक C1. अगर इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या मिलेगा? x इक्वल टू लॉग 5z प्लस कॉस हाइपरबोलिक C1 अपॉन में क्या आएगा? 5 आएगा, नहीं आएगा, प्लस लॉग ऑफ C2. इससे 5 की मल्टीप्लिकेशन कर दो तो यहां पे मिलेगा 5x इक्वल टू लॉग 5z प्लस कॉस हाइपरबोलिक 2x माइनस वाई इंटू C2. और इसे कुछ ऐसा लिख सकता हूं e की पावर 5x इक्वल टू 5z प्लस कॉस हाइपरबोलिक 2x माइनस वाई इंटू C2. तो इसे ऐसे लिख दो, इसकी वो शिफ्ट कर दो, C2 को डिवाइड कर दो, तो यहां से क्या मिलेगा? C2 इक्वल टू 5z प्लस कॉस हाइपरबोलिक 2x माइनस वाई ई की पावर माइनस 5x.
ये तरफ कर दूं, the general integral yp minus xq equal to yz square e की पावर माइनस एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, yp माइनस एक्स क्यू इक्वल टू वाई जेड स्क्र ई की पावर माइनस एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। फर्स्ट ऑप्शन में लिखो u इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, v इक्वल टू एक्स माइनस 1/z ई की पावर माइनस एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। सेकेंड ऑप्शन u इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र और v इक्वल टू एक्स प्लस 1/z ई की पावर एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। थर्ड ऑप्शन u इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र और v इक्वल टू एक्स प्लस 1/z ई की पावर एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र। और फोर्थ ऑप्शन u इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र और v इक्वल टू एक्स माइनस 1/z ई की पावर माइनस एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। Hope you are liking these learning videos. Want to study with Dubey Sir Live? Join our offline online batches for CSIR NET Maths and JAM. Visit our website or click on the link highlighted to know more.